बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फ़िज़िक्स का जो लास्ट ये आर्टिकल है इस चैप्टर का, इसको बेटे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपका इसके साथ ही चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक चीज़ तो ये हम पहले स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और उसके बाद फिर हम रिपल टैंक, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स जो हैं वो कैसे, उसके जो वाटर वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम कैसे देख सकते हैं। तो रिपल टैंक के अंदर हम वाटर वेव्स के करैक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करेंगे। तो एज वेल एज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स इज़ कंसर्न, तो जितनी भी किस्म की वेव्स हैं, तमाम की तमाम जो वेव्स ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको ओबे करती हैं। ये करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, या ये इनको आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जी, नंबर 1 रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज़ द रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज द डाइफ्रैक्शन। हमारे पास इस बुक के अंदर एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी थी जिसको आप इंटरफेरेंस कहते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल ये जो आपकी ये बुक है 10th क्लास की, इसके सिलेबस के अंदर वो शामिल नहीं है। तो लिहाजा हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को ही फोकस करेंगे। तो एज वेल एज रिफ्लेक्शन इज़ कंसर्न, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स ये होती है कि अगर आपके पास वेव्स किसी एक मीडियम से मूव करती करती किसी सेकंड मीडियम से जाके इंसिडेंट हों, लेकिन सेकंड मीडियम जो है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक फ़र्स्ट मीडियम है, ये जो है ये हमारे पास बाउंड्री ऑफ द सेकंड मीडियम है या सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम से वेव्स मूव करके सेकंड मीडियम की तरफ आ रही हैं। सेकंड मीडियम की बाउंड्री से जाके जब वो इंसिडेंट हुई तो सेकंड मीडियम जो है उनको अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा, परमिट नहीं कर रहा। लिहाजा ये वेव्स जो सी हैं ये फिर फर्स्ट मीडियम में वापस बाउंस बैक होने पे मजबूर होंगी। लिहाजा ये जो वेव्स हैं ये फर्स्ट मीडियम के अंदर ही वापस चली जाएंगी। यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी जो सरफेस होती है, कोई भी सरफेस जो है उसके परपेंडिकुलर जो हम एक लाइन लगाते हैं, ये उस सरफेस के की नॉर्मल लाइन कहलाती है। ये उसकी नॉर्मल लाइन कहलाती है। इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर नॉर्मल लाइन जो है वो यहाँ पे भी ड्रा की जा सकती है, यहाँ भी ड्रा की जा सकती है, यहाँ भी, लेकिन हमें जो नॉर्मल लाइन चाहिए वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे चाहिए। तो ये जो इंसिडेंट वेव आ रही है इस सेकंड मीडियम के इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है, लिहाजा हमने यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन जो है उसको ड्रा किया, और ये जो इंसिडेंट आपकी वेव है इसके और नॉर्मल लाइन के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से मेंशन करते हैं। तो ये वेव आपकी आ रही है, इंसिडेंट इनकमिंग वेव जो है इसको इंसिडेंट वेव कहेंगे, और ये जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर। अब ये रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल होगा उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है ये इस तरह से होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वेव्स जिस एंगल से आके सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम पे आके इंसिडेंट होते हैं, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो हम रिफ्लेक्शन को यहाँ पे क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि व्हेन वेव्स coming from first medium are incident on the surface of second medium, they are bounced back towards the first medium such that their angle of incidence is equal to their angle of reflection. This is known as reflection. तो ये एंगल की साइन है, हम एंगल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल आर मीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपली रिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट
fall on the surface of second medium, they bounce back into the first medium such that their angle of incidence is equal to angle of reflection. This phenomena is known as reflection of waves. याद रहे कि ये हम वेव्स की एक जनरल कैटेगरीज पढ़ रही हैं। तमाम किस्म की वेव्स, चाहे वो वाटर वेव्स हों, चाहे वो कोई भी और वेव्स हों, वो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती हैं। अब हम आते हैं जी रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन के अंदर ये होता है कि लेट से कि ये हमारे पास एक सरफेस है सेकंड मीडियम की, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम की सरफेस है। तो किसी एंगल से वेव्स आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। आपको पता है कि जिस पॉइंट पे आके वेव इंसिडेंट होती हैं उस पॉइंट पे हमने यहाँ भी नॉर्मल लाइन ड्रा की थी। तो ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल लाइन इसके परपेंडिकुलर ये बनेगी, ये आपकी नॉर्मल लाइन। फर्स्ट मीडियम से वेव्स आ रही हैं, सेकंड मीडियम की बाउंड्री से आके जब वो इंसिडेंट होती हैं तो सेकंड मीडियम जो है वो इनको अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ कर रहा है। मीन दैट कि ये वेव्स जो सी हैं ये सेकंड मीडियम के अंदर से गुज़र जाएंगी, और जब गुज़रेंगी तो क्या होगा, तो इनकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है ये अपनी उस ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि ये वेव्स देखें आप, ये वेव्स यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर आ रही हैं, इनको मूव तो करना चाहिए था यूँ, इनकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो तो ये बन रही है, लेकिन सेकंड मीडियम के अंदर एंटर होने की वजह से ये अपनी उस ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट हो गई, इन्होंने अपना रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर लिया। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी अगर इंसिडेंट वेव है और ये नॉर्मल लाइन है तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये नॉर्मल लाइन और ये आपकी रिफ्रैक्टेड वेव। रिफ्रैक्टेड वेव जो है उसके दरमियान और नॉर्मल लाइन के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। कौन से फिनोमिना में, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के अंदर। और जब वेव फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर एंटर होती है तो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को वो क्या करती है, चेंज कर लेती है। तो ये फिनोमिना क्या है जी, इस फिनोमिना के अंदर हमारे पास व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम they may change their direction of motion. This phenomena is known as refraction of waves. याद रखने वाली बात यह है कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है वो होती है तो स्पीड ऑफ द वेव्स और साथ ही उसकी वेवलेंथ दोनों ये क्या हो जाती हैं, चेंज। स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द वेव्स, ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव चेंज नहीं होती। तो ये तो था जी एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के साथ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के अंदर क्या होता है, वेव्स एक मीडियम से आती हैं, सेकंड मीडियम के अंदर आके सेकंड मीडियम की बाउंड्री से इंसिडेंट होती हैं और सेकंड मीडियम के अंदर एंटर हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा सा डेविएट यानी कि हट जाती हैं, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर लेती हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। नाउ डाइफ्रैक्शन क्या है, डाइफ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास ये कुछ वेव फ्रंट्स हैं, ये कोई वेव्स हैं जी, हम ये वेव्स इनको वेव फ्रंट्स कहते हैं। ये जो मैंने फिगर ड्रा की है, ये जो लाइंस हैं ये वेव फ्रंट्स कहलाते हैं। और ये वेव फ्रंट्स जो होती हैं इनकी वेव्स की जो मोशन है वो इन वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये आपके वेव फ्रंट्स हैं तो वेव्स की डायरेक्शन ये होगी। तो ये वेव्स जो हैं किसी जगह पे प्रोड्यूस हुई हैं और वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं। हम क्या करते हैं, हम इन वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट, दो रुकावटें लगा देते हैं, ऑब्स्टेकल्स खड़ी कर देते हैं। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स होंगी इनके दरमियान में हमने थोड़ा सा पाथ जो है वो खाली छोड़ देना है ताकि ये वेव्स इस थोड़े से पाथ के अंदर से पास कर जाएं, गुजर जाएं। आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाली वेव्स जो सी हैं इस
ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो ये थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये जो थोड़ा सा गैप है, इसमें से पास करेंगी तो पास करते वक्त ये क्या करेंगी, ऑब्स्टेकल्स के ये जो कॉर्नर्स हैं इनके अराउंड बेंड हो जाएंगी। तो आपको इस तरह का पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। इस वेव्स की इस बेंडिंग को हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छी डाइफ्रैक्शन या एक प्रोमिनेंट डाइफ्रैक्शन को देखने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है जी कि लेट्स से कि ये अगर एक वेव फ्रंट है, ये उससे नेक्स्ट वेव फ्रंट है, तो फर्स्ट वेव फ्रंट से उससे जो नेक्स्ट वेव फ्रंट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप वेव लेंथ कह सकते हैं, लैम्डा। लेट्स से कि ये जो हमारे पास वेव्स हैं इनका जो वेव लेंथ है वो ये है। अच्छा, अब ये जो स्लिट्स, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये, इसको आप डी कह सकते हैं, डी डिस्टेंस। डी कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्स्टेकल्स के दरमियान में जो गैप या जो डिस्टेंस हमने रखा हुआ है ये ऑब्स्टेकल डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अच्छी डाइफ्रैक्शन के लिए या एक प्रोमिनेंट डाइफ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्स्टेकल्स, ये डी शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द or should be comparable with the wavelength of the incoming waves for which we want to see the diffraction pattern। कि हम जौन सी waves की diffraction जो है उनको देखना चाहते हैं, उन incoming waves की wavelength और जो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपस में अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेशन की साइन है, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अच्छी डाइफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये चीज़ लैम्डा और डी कंपेरेबल नहीं होगा, यानी ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत छोटी होगी, या ये बहुत वेवलेंथ बड़ी होगी और ये डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो फिर हमें डाइफ्रैक्शन तो मिलेगी लेकिन एक प्रोमिनेंट जो बैंडिंग ऑफ वेव्स है या डाइफ्रैक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को हम डिफ़ाइन यूँ कर लेते हैं जी कि द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स around the sharp edges or corners of the obstacles is called diffraction। तो ये तो था जी properties or characteristics of general characteristics of waves। इसमें रिफ्लेक्शन आती है, रिफ्रैक्शन आती है, डाइफ्रैक्शन आती है। इसके बाद हम अब रिपल टैंक को देखते हैं। रिपल टैंक क्या करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग कैसी है और इसके अंदर वाटर वेव्स कैसे प्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं, और फिर वो जो वाटर वेव्स हम देखेंगे वो वाटर वेव्स ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन के पैटर्न्स या क्या कहते हैं कि डाइफ्रैक्शन के किस तरह से बिहेव करती हैं वो हम अब नेक्स्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। जी बेटे, ये तो थी जनरल करैक्टरिस्टिक्स किसी भी वेव्स के लिए। इसके बाद हम रिपल टैंक को स्टडी करेंगे। उस रिपल टैंक क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, वर्किंग उसकी किस तरह से है, उसके अंदर वाटर वेव्स कैसे बनती हैं और वो वाली वाटर वेव्स जो हैं वो ये करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कैसे परफॉर्म करती है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिपल टैंक का जो लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।